नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 20 जून 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो 20 जून इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि आज के दिन जो है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। उसी के संदर्भ में एक कोट बहुत ही अच्छा कहा गया यहाँ पे कि प्रताड़ना, संघर्ष और हिंसा की चुनौतियों के कारण अपना देश छोड़कर बाहर भागने को मजबूर शरणार्थियों के अधिकारों एवं उनके संघर्ष को स्वर देने के उद्देश्य से ही जो है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है 20 जून को, आज के दिन। ठीक है, तो आज कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे जिसमें पहला आर्टिकल जो है रिफ्यूजी से संबंधित। ठीक है, क्योंकि आज जो है दुनिया में लगभग 43.4 मिलियन रिफ्यूजी जो हैं उपलब्ध हैं, जो किसी न किसी कारण से अपने देश में अपने जान के खतरे के डर से दूसरे देश में पलायन किए हैं। ठीक है, इन लोगों ने जरूरतें, आकांक्षाएं, उम्मीदों और चाहत इंसान के रूप में ये चिन्हित नहीं किए जाते हैं, बस ये आंकड़ों में दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर इनको जमीनी स्तर पे आप देखेंगे रिफ्यूजीज को, तो उनके जीवन व्यतीत करने की स्थिति को देखकर आपको पता चलेगा कि वो कितने मजबूर होते हैं। ठीक है, उसके बाद रिफ्यूजी संबंधित यूपीएससी में जो भी मेंस में क्वेश्चन आया है उसको आज हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो पीवाईक्यू पीटी संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है सिकल सेल के बारे में। भारत को सिकल सेल के खिलाफ सफलता की उम्मीद है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, इससे संबंधित लगातार जो है हर बार साइंस टेक्स्ट में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सिकल सेल डिजीज होता क्या है, उसको क्योर किया कैसे जाता है, हर एक पॉइंट को इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। और जितने भी साइंस टेक में नए नए बीमारियों से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर में यूपीएससी में, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसमें मेनली जो है CPISPR Cas9 को हम लोग विस्तार से डिस्कस कर लेंगे, किस तरह से जीन थेरेपी विकसित की जा रही है इस तरह की सिकल सेल रोगों से निपटने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है हम लोग डेली एक ना एक जो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस करते ही हैं। ये भी उसी से रिलेटेड एक आर्टिकल है जिसमें क्लियर कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज का दुष्प्रभाव इस तरह से देखा जा रहा है कि जो भारत के हिंदू कुश हिमालय हैं वो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, जो लगभग 12 नदियों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हैं। और अगर ये तेजी से जो है हिंदू कुश हिमालय का बर्फ पिघल जाता है, जिसके कारण जो है बहुत ज्यादा हमें समस्याएं उत्पन्न हो सकती है पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो इस आर्टिकल को भी हम लोग विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लूप्रिंट्स बियॉन्ड बॉर्डर्स फॉर सोलेस एंड शेल्टर्स, मतलब कि सीमाओं से परे सांत्वना और आश्रय का जो खाका है उसी के बारे में, रिफ्यूजीज के बारे में मेनली हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे इस आर्टिकल में। ठीक है, कि आज जो है दुनिया में लगभग 43.4 मिलियन से भी ज्यादा शरणार्थी हैं और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे संघर्ष के कारण शरणार्थियों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे इन शरणार्थियों की समस्या बढ़ रही है, वैसे वैसे इन लोगों की जरूरतें, आकांक्षाएं और उम्मीदें, चाहते, ये सारी चीजें इनसे दूर जा रही है, क्योंकि इनकी आवश्यकता के अनुसार इनकी पूर्ति कहीं भी नहीं हो रही है। ठीक है, कितना भी बात किया जा रहा है रिफ्यूजीज का, लेकिन जमीनी स्तर पे उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है। इन्हें बस एक आंकड़ों के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो आज जो है विश्व शरणार्थी दिवस है, तो उन सभी इंसानों के बारे में सोचने का एक गंभीर अवसर है जो सपनों और इच्छाओं, हंसी और खुशी वाले परिवार की एक निरंतर श्रृंखला, जिसके मायने जो हैं खास के शरणार्थियों के जीवन में धूमिल होते जा रहे हैं। वे सभी शरणार्थी जिनके घर नष्ट हो गए हैं और उनका जो भविष्य है वो खतरे में है, तो इनके बारे में एक सकारात्मक सोच बनाने की आवश्यकता है वैश्विक स्तर पर। लेकिन यह सुरक्षित आश्रयों, सुनिश्चित शरण और शरणार्थियों की सुरक्षा और पाए गए समाधानों के बारे में सोचने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जिससे कि इन रिफ्यूजियों का जीवन की दशा जो है वो सुधारने में सफलता मिल सके। ठीक है, जिस तरह से भारत में अगर बात कर ले तो भारत में कितने तरह के शरणार्थी रहते हैं, चाहे वो यहूदी हो, पारसी हो, ठीक है, या फिर पूर्वी बंगाली हो, तिब्बती हो, श्रीलंकाई हो, ठीक है, श्रीलंकाई तमिलियंस, नेपाली हो, अफगानिस्तानी हो, रोहिंग्या हो। ठीक है, तो इस तरह के विभिन्न प्रकार के शरणार्थी जो हैं भारत में भी शरण लिए हुए हैं। ठीक है, तो भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन
जिसका 1967 में प्रोटोकॉल हुआ था, उसका हस्ताक्षरकर्ता नहीं है भारत, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें घरेलू शरण ढांचे का अभाव है, जो शरण देने के इसके लंबे इतिहास के साथ असंगत है, ठीक है। तो भारत ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन के हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। तो 2022 में पेश किए गए एक निजी सदस्य के विधेयक में गैर वापसी के सिद्धांत का हवाला देते हुए शरणार्थियों और शरणार्थियों को पहचानने और उसकी रक्षा करने के लिए एक शरणार्थी और शरण कानून बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। 2022 में जो है संसद में पेश किया गया था एक प्राइवेट बिल के रूप में, जिसमें रिफ्यूजियों के जीवन के कुछ सकारात्मक पहलू को आगे बढ़ाने की बात की गई थी, ठीक है, उनके जीवन को सुरक्षित बनाने की बात की गई थी। तो भारत द्वारा जो है वो रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमार में निर्वासित करने के कई उदाहरण हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय विचार के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 में कहा था कि भारत में सभी व्यक्तियों को, चाहे उसकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो, अनुच्छेद 14, 20 और 21 के तहत अधिकार प्राप्त है, तथा उन्होंने उचित शरण प्रक्रिया की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला था। यहाँ पे 1996 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पहल ली गई थी, जिसमें कहा गया था कि शरणार्थियों के जीवन की दशा को सुधारने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि अनुच्छेद 14 और 20 और 21 जो है वो किसी भी राष्ट्र का व्यक्ति हो, उसको गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने की अधिकार सुनिश्चित है भारत में, इसलिए जो है इसका पालन करना आवश्यक है। तो शरणार्थियों के बेहतर प्रबंधन और संरक्षण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के एक भाग के रूप में भारत के मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए एक राष्ट्रीय शरण कानून प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। एक कोट बहुत ही अच्छा है यहाँ पे शरणार्थियों समेत, कि कोई भी अपने बच्चों को बोट में नहीं बिठाता है जब तक कि पानी जमीन से ज्यादा सुरक्षित ना हो जाए, ठीक है। मतलब कि जब बहुत ज्यादा परिस्थिति खराब होती है, कोई भी व्यक्ति अपना घर को नहीं छोड़ना चाहता है। जब उसके जीवन नहीं बचने की उम्मीद होती है, तभी वो अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, अपने परिवार के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे देश में पलायन करने का निर्णय लेता है, और उनका यह निर्णय बहुत आसान नहीं होता है, ठीक है। बहुत विकट परिस्थिति में ही जो है इस तरह का निर्णय लिया जाता है। तो इससे संबंधित एक यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जिसमें कहा जाता है कि शरणार्थियों को उस देश में वापस नहीं भेजा जाना चाहिए जहां उन्हें उत्पीड़न या फिर मानव अधिकार उल्लंघन का सामना करना पड़ेगा। तो खुले समाज के साथ लोकतांत्रिक होने का दावा करने वाले राष्ट्र द्वारा नैतिक आयाम के उल्लंघन के संदर्भ में कथन की जांच करें। तो सबसे पहले हम लोग शरणार्थी का परिभाषा लिख देंगे इंट्रोडक्शन में, ठीक है। उसके बाद शरणार्थी को स्वीकार करने से इनकार करने का क्या कारण है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि निम्नलिखित नैतिक प्रश्न उठाए जाते हैं, ठीक है, जो सवाल में पूछा गया है। जिससे पहला हम लोग लिख सकते हैं राष्ट्रीय हित बनाम वैश्विक जिम्मेदारी क्या क्या है, ठीक है। जैसे कि देश सीमित संसाधन, सुरक्षा खतरों और अपने नागरिकों के प्रति प्राथमिक जिम्मेदारी का हवाला देता है, इसलिए जो है शरण देने से इनकार करता है। हालांकि वैश्विक समुदाय के सदस्य के रूप में जिम्मेदारी का अक्सर उल्लंघन किया जाता है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं मानवाधिकार, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और अपनी क्षमता को साकार करने के अवसर के अविभाज्य अधिकार दिए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जरूरतमंद लोगों को किस तरह से किसी देश में उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद ज्यादातर शरणार्थी जो है बिना किसी गलती के ही पीड़ित होते हैं, ठीक है। चाहे वे किसी देश, खासकर जैसे सीरिया हो गया या अफगानिस्तान में पैदा होने, या किसी सताए हुए समुदाय अहमदिया हो गए या फिर रोहिंग्या हो गए में पैदा होने के कारण, जन्म के कारण वो इस तरह के विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ता है उन्हें, और हिंसा उत्पीड़न से बचने के लिए दूसरे देश में चले जाते हैं। तो ऐतिहासिक जिम्मेदारी क्या है, जैसे पश्चिमी दुनिया जो है, पश्चिमी देश जो है कई शरणार्थी संकटों के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए औपनिवेशिक शोषण हो गया, ठीक है, नीतियां हो गया, सशस्त्र मानवीय हस्तक्षेप हो गया, या फिर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जलवायु शरणार्थी, मतलब कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो खासकर कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे जल का स्तर बढ़ने के कारण उनका आवास प्रभावित हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसके कारण भी वो दूसरे देश में पलायन करते हैं। तो ये सारी कारण है जिसके कारण शरणार्थी बनते हैं लोग, ठीक है। तो समाज में नैतिकता का क्या स्तर है, शरणार्थियों के साथ अमानवीय व्यवहार होते हैं, उनकी पीड़ा को स्वीकार न करना और भविष्य के लिए गलत उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से कंक्लूड करेंगे, और इसके लिए सरकारें क्या क्या उपाय कर रही है, जैसे भारत हो गया तो भारत सरकार के द्वारा क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, इसको हम लोग विस्तार से लिख सकते हैं।
उसके बाद आगे का रास्ता और क्या क्या सुझाया जा सकता है, उसके बाद एक फ्यूचरिस्टिक हम लोग कंक्लूजन लिख देंगे, ठीक है, निष्कर्ष। उसके बाद देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी यूपीएससी के पीटी में प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ये 2016 का प्रश्न है, ठीक है, ये भी जो है शरणार्थियों से संबंधित है, जिससे समाचारों में कभी कभी उल्लेखनीय समुदाय के मामले सामने आए हैं, ठीक है, जैसे कुर्द हो गया, ठीक है, मधेसी हो गया, रोहिंग्या हो गया, जैसे रोहिंग्या जो है म्यांमार का है, ठीक है, मधेसी जो है नेपाल का है, कुर्द जो है वो ईरान का है, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 2 और 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये 2015 में क्वेश्चन आया था, ये भी जो है शरणार्थियों से संबंधित क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल होता क्या है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, यह जो है एक वैश्विक मानवाधिकार आंदोलन है, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ है, यह भी ध्यान रखिएगा, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो यूनाइटेड किंगडम में है, और यह सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन राइट्स के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना जो है 1961 में हुई थी, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है एक ऐसे विश्व के लिए अभियान चलाता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दस्तावेजों में निहित सभी मानवाधिकार प्राप्त हों। इसी के लिए जो है ये एमनेस्टी इंटरनेशनल बनाया गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें हम लोग बात कर लेंगे सिकल सेल से संबंधित डिजीज के बारे में। तो भारत अनुसूचित जातियों में उच्च व्यापकता वाले सिकल सेल रोग के उपचार के लिए जो है जीन संपादन उपकरण, तो CRISPR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा ही जो है अभी सिकल सेल रोग का उपचार ढूंढा जा रहा है, ठीक है। तो सरकार को जनवरी 2025 तक थेरेपी के लिए प्रयोगशाला परीक्षण पर सकारात्मक अपडेट मिलने की उम्मीद है। शोधकर्ताओं को अगले 6 महीने से 1 साल में थेरेपी लागू करने की उम्मीद है, जिससे भारत ऐसे करने वाले पहले देशों में से एक बन जाएगा, ठीक है, जो सिकल सेल डिजीज से संबंधित क्योर ढूंढ लेगा, ठीक है, वो भी जीन थेरेपी के द्वारा। तो सिकल सेल रोग पर जागरूकता पैदा करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं जैसे जमीनी स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भी शामिल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है, ठीक है, जिससे जागरूकता फैलाया जा सके, ठीक है। तो भारत का लक्ष्य है 2047 तक सिकल सेल रोग को खत्म करने के अपने मिशन के हिस्से के रूप में थेरेपी को लागत प्रभावी बनाना है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है, जिसे जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। तो CRISPR CAS9 में एक एंजाइम होता है, ठीक है, एक एंजाइम होता है जो आणविक कैंची के रूप में कार्य करता है, ठीक है, उसी से जीन एडिटिंग होती है, ठीक है, करते हुए DNA को काटता है तथा परिवर्तित अनुवांशिक कोड को समन्वित करने की अनुमति देता है। यही प्रक्रिया है जिससे जीन एडिटिंग होती है। तो भारत का लक्ष्य जो है वो 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कमजोर जनजातीय आबादी के बीच 7 करोड़ से अधिक जांच करना है, जिसमें से 3 करोड़ जांच पहले ही हो चुका है, ठीक है। जहां भी संभावना ज्यादा है सिकल सेल डिजीज का, उसी के लिए जांच करने की बात की जा रही है, लगभग 7 करोड़ जांच की। तो केंद्र सरकार इस मिशन के प्रति प्रतिबद्ध है और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों की भागीदारी का आह्वान किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सिकल सेल डिजीज के बारे में, ठीक है, कि क्या अपडेट है इसमें। तो इसी संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि ऑलरेडी यूपीएससी में आ चुका है। जिससे समाचारों में आने वाला CAS9 प्रोटीन है क्या, ठीक है, इसी संबंधित अभी आर्टिकल आया है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, कि CAS9 प्रोटीन जो है वो लक्ष्य साधित टारगेट सेट करके, ठीक है, जीन संपादन, इसी को कहा जाता है अ मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग, ठीक है, मतलब कि लक्ष्य साधित जीन संपादन में प्रयुक्त होने वाला आणविक कैंची, ठीक है, यही सही उत्तर है इसका। अब बात कर लेंगे CRISPR का, जो पहले हम लोग बात कर रहे थे। तो CRISPR एक जो है वो जीन एडिटिंग टेक्निक है जिसका उपयोग आनुवांशिक अभिव्यक्ति को बदलने के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मेनली जो है CRISPR जो है वो सही स्थान के लिए जीनोम को स्कैन करता है और फिर लक्षित DNA में आणविक कैंची के रूप में CAS9 प्रोटीन का उपयोग करता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है RNA इंटरफेरेंस तकनीक ने
पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल की है, क्यों? तो इसका पहला जो स्टेटमेंट है, इसका उपयोग जीन साइलेंसिंग थेरेपी विकसित करने में किया जाता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, इसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए चिकित्सा पद्धति विकसित करने में किया जाता है। और तीसरा ऑप्शन है, इसका उपयोग हार्मोन प्रतिस्थापन चिकित्सा विकसित करने के लिए किया जा सकता है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है, इसका उपयोग वायरल रोग जनकों के प्रति प्रतिरोधी फसल पौधे के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। तो इसमें कितने स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो इसमें 1 2 4, ठीक है, 1 2 4 ये 3 स्टेटमेंट जो है वो सही है। आरएनए इंटरफेस तकनीक एक ऐसी तकनीक है जो कैंसर जैसी बीमारियों से जुड़े जीन साइलेंसिंग थेरेपी का उपयोग करने के लिए लोकप्रिय होती जा रही है, ठीक है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। उसके बाद आरएनएआई एक जीन साइलेंसिंग तकनीक है जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए का उपयोग करके लक्ष्य कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण को बाधित करती है, ठीक है। तो आरएनएआई जो है उसका उपयोग ऐसे फसल पौधे के उत्पादन के लिए भी किया जाता है जो पादप विषाणुओं जैसे कि आरएनए और डीएनए विषाणु, उसके बाद बायरोइड्स, कीट और अन्य फंगल रोगजनकों के प्रति प्रतिरोधक का काम करता है, ठीक है। इसलिए जो है ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। लगातार क्लाइमेट चेंज का दुष्परिणाम वैश्विक स्तर पर सभी जगह देखा जा रहा है। उसी का एक और साक्ष्य देख सकते हैं भारत के हिंदू कुश हिमालय में, जहां पे बहुत तेजी से वहां का बर्फ पिघलता जा रहा है, ठीक है। तो इसी में कहा जाता है ICIMOD। ये क्या होता है? ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल लर्निंग और नॉलेज शेयर करने का एक संस्थान है, ठीक है। इसी में कहा गया है इन्हीं के द्वारा, ICIMOD के द्वारा, कि हिंदू कुश हिमालय जो है वो बर्फ अपडेट के अनुसार गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां जो है 2024 में रिकॉर्ड कम हिमपात तक पहुंच गई है, ठीक है। यहाँ पे अब जल ही उपलब्ध नहीं, बहुत तेजी से जो है वहां पे बर्फ पिघल रहा है। तो हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में जल आपूर्ति के लिए हिमपात महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पे हिमपात ही नहीं हो रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे हिंदू कुश जो रीजन है वहां से 12 महत्वपूर्ण हिमालयी नदियां निकलती है जो 12 मासी होती है, ठीक है। तो 12 प्रमुख नदी घाटियों में वार्षिक अपवाह का लगभग 23% योगदान देता है, ठीक है, हिंदू कुश जो है। तो रिपोर्ट में 2003 से 2024 तक के डेटा का विश्लेषण करते हुए पाया गया है कि हिमपात के अस्थायित्व में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव देखा गया है, ठीक है। अब वर्तमान समय में जो है ठंड में उतनी ठंड नहीं पड़ रही है, जिसके कारण उतना हिमपात नहीं हो रहा है जितने भी पोलर रीजन है, ठीक है, जिससे क्षेत्रीय जल आपूर्ति पर अस्थायी प्रभाव, ठीक है, आने वाले समय में जो है जल की समस्या उत्पन्न हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है ICIMOD के द्वारा, ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन और कमजोर पछुआ विक्षोभ 2024 में जो है वो कम हिमपात, ये ध्यान रखिएगा, जलवायु परिवर्तन तो है ही, उसके साथ साथ कमजोर पछुआ विक्षोभ के कारण भी जो है इस बार बर्फबारी नहीं हुई भारत के पोलर रीजन्स में, ठीक है। तो 2024 में कम हिमपात के लिए प्राथमिक कारक रहा है। तो कम हिमपात के अस्थायित्व को संबोधित करने की रणनीतियों में देशी वृक्ष प्रजातियों के साथ पुनर्वनीकरण, उसके बाद बेहतर मौसम पूर्वानुमान और बेहतर जल अवसंरचना भी शामिल है यहाँ पे, ठीक है। तो बढ़ते तापमान को कम करने के लिए उत्सर्जन को कम करना बहुत ही जरूरी है, जो हिंदू कुश हिमालय में बर्फ और बर्फ के अस्थायित्व को प्रभावित कर रहा है वर्तमान समय में। इसलिए जो है हमें प्लास्टिक को रोकने की आवश्यकता है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को रोकने की आवश्यकता है, जिससे कि क्लाइमेट चेंज के प्रतिकूल प्रभाव से बचा जा सके, ठीक है। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। साथ ही हम लोगों ने मेंस का क्वेश्चन और पीटी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।